हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से हम सारे कम्युनिकेबल डिसीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ेंगे, उनको कैसे ट्रीट करना है उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी वो सब हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये नोट्स आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप से कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। एलटी ग्रेड का आपको कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आप उनको जब चाहो रिवाइज कर सको। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर आप हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, नेट जेआरएफ के बैच में जाइए, वहां पे आपको कुछ डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखिए और फिर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि इससे बेहतर तैयारी आपकी कभी नहीं हुई होगी आज तक नेट की, और आप बहुत अच्छे मार्क्स इस बार स्कोर करने वाले हो। क्योंकि हम 3 टीचर्स जो क्वालिफाइड और आपको अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। जैसे कि हमारा इस बार का मोटिव है, और हमारा आप इसको एक तरीका समझ सकते हो कि हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो रही है, और साथ ही साथ आपका जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो अभी पढ़ते हैं फटाफट कम्युनिकेबल डिसीजेस और उनको ट्रीटमेंट के बारे में। ध्यान से सुनना और चीज़ों को समझना। देखो, कम्युनिकेबल डिसीजेज आर इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली बोलते हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस होता है आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल बिकॉज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या मतलब है कम्युनिकेबल डिसीज का? क्या मतलब होता है, ये वो बीमारियां होती हैं जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर हो सकती हैं, या फिर एक जानवर से, एक एनिमल से दूसरे ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसी का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो गया, या आपको कोई हार्ट डिसीज है, या फिर आपको स्प्रेन है, स्ट्रेन है, तो ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं या फिर ऐसी चीजें हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है? वो चीजें हो गई जो कि ट्रांसफर हो सकती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में। कैसे हो सकती है? देखो, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपने किसी को टच कर लिया, ठीक है, किसिंग हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एचआईवी इससे हो सकता है। ठीक है, किसिंग से आपका जैसे कोविड वगैरह हो गया, या फिर ड्रॉपलेट्स आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी वजह से हो सकता है। टचिंग में अगर आपको चिकन पॉक्स जैसा कोई इशू है तो वो आपको ट्रांसफर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं अगर वो ट्रांसफर हो, जैसे कि कफिंग है, स्नीजिंग है, कोविड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था इसका। खांसना छींकना एकदम मना था, मास्क होना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज रखना है खुद को, एकदम छींकना ही नहीं है, और किसी ने छींक दिया तो तुरंत वहां से भाग जाओ दूर। तो ये सब चीजें क्या थी? आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स थे। फिर है कंटामिनेटेड फूड, जब फूड में गंदगी होती है, फूड वाटर या फिर ऑब्जेक्ट है, जब इनमें कोई गंदगी है तो इससे भी ट्रांसफर हो सकता है। आपने कोई फूड खा लिया, गंदा पानी पी लिया, या फिर कोई चीज बहुत गंदी आपने उसको टच कर लिया, फिर अपनी आंख टच कर ली, या नाक टच कर लिया, मुंह टच कर लिया, तो ये भी आपको दिक्कत हो सकती है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही कॉमन वेक्टर्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज और टिक्स, जैसे कि मच्छरों से हमें डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां होती रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारे कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिसीज की, और इससे पहले मैं आपको एक कुछ चीजें और बता देता हूँ। कुछ आपने पीरियड्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि आपने इंक्यूबेशन पीरियड जरूर सुना होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, एक मैं आपको और बताता हूँ, लेटेंट पीरियड। ठीक है, और भी मुझे जो भी याद आ जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी अगर मुझे याद आएंगे तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इंक्यूबेशन हो गया, ये हो गया एक कम्युनिकेबल पीरियड। ठीक है, जिसको हम इन्फेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चलो मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड या इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर हुआ। ठीक है, एंट्री, समझ जाना, एंट्री किसकी है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री जब आपकी बॉडी में हुई, इससे लेके जो आपका फर्स्ट सिम्टम होता है, इस टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई खांसा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स निकले,
नाक के थ्रू या आंख के थ्रू या मुंह के थ्रू मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, यानी कि जो एंट्री थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो मेरे अंदर बैक्टीरिया की हो चुकी है। यहां से मेरा इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जब मैं पहली बार छींकना, खांसना या फिर सिम्टम शो करना शुरू कर दूंगा, ये जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और हर यहाँ पे जितनी भी बीमारी हम नीचे पढ़ने वाले इन सबका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं आपको साथ में नोट कराता चलूंगा। लेटेंट पीरियड क्या होता है? ये भी स्टार्ट हो जाता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि जब आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब तक काउंट होता है? जब आपको एंट्री के बाद इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब तक उस पीरियड को हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन क्या हो गया? एंट्री से लेके पहले सिम्टम तक, और लेटेंट क्या हो गया? एंट्री से लेके इन्फेक्शन तक, यानी कि इन्फेक्शन अब आपको डिटेक्ट हो चुका है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन का मतलब है कि अब आप दूसरे लोगों में इसको ट्रांसफर भी कर पा रहे हो, है ना, तभी तो वो इन्फेक्शन हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लेटेंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो एंट्री से इन्फेक्शन तक लेटेंट पीरियड, और इंक्यूबेशन में एंट्री से पहले सिम्टम तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड। कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम होता है जिसके बीच में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इन्फेक्शन फैला सकता है। जैसे कि अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो उस, जैसे कि मानो कि मुझे 8वें दिन इन्फेक्शन कंप्लीटली हो गया, 8वें नहीं, मानो 6 डे कंप्लीटली इन्फेक्शन हो गया, तो उस 6 डे से लेके कितने दिनों तक मैं इन्फेक्शन फैला रहा हूं दूसरों तक, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कम्युनिकेबल पीरियड या फिर इन्फेक्शियस पीरियड आपका कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको और बता देता हूं जो कि होता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में इतना समझ लो कि आपको जब इन्फेक्शन हुआ उससे लेके कितने दिन बाद तक आपका लैब में डिटेक्ट हो सकता है वो इन्फेक्शन, उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रख लो, विंडो पीरियड। ये बहुत कुछ कॉमन से हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप इनको आंसर कर पाओ, ठीक है। विंडो पीरियड क्या है? कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन से लेके लैब में कब उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, कितने टाइम तक डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड था वो आपका विंडो पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे, कम्युनिकेबल, इंक्यूबेशन, लेटेंट और विंडो पीरियड, ठीक है। चलो अब फटाफट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। जस्ट अ मिनट, मैं एक चीज चेक कर लूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की, जिसको हम टीबी बोलते हैं। ये कैसे होता है? तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस इन्फेक्शन से या फिर किस बैक्टीरिया से होता है? तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये होता है। ट्यूबरक्लोसिस उसमें लिखा हुआ है तो ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस नहीं लिख के आता, मायोबैक्टीरियम लिख के आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, हवा में जो ड्रॉपलेट्स है, किसी ने छींका या खांसा तो जो ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रहे हैं उससे आपको टीबी हो सकता है। कफिंग, स्नीजिंग या फिर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये आपको ट्रांसफर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ, आपको खांसी आ सकती है लंबे टाइम तक, आपका वेट लॉस हो सकता है, रात में आपको पसीना आ सकता है, फीवर हो सकता है, ब्लड इन स्पेप्टम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जो है ये इश्यूज आपके हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो डॉट्स थेरेपी, इसको याद रख लो, DOTS थेरेपी, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो यूजिंग एंटी टीबी ड्रग्स लाइक आइसोनाइजाइड, राइफेम्पाइसिन, पायराजाइनामाइड और एथाब्यूटोल। तो ये कुछ दवे के नाम हैं जिनको आप शॉर्ट टाइम तक आपको खिलाया जा सकते हैं और फिर आपको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आप कैसे ठीक हो जाओ। और 6 से 9 महीने तक का मेडिकेशन ये जो आपका होता है ये आपका इसमें फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड की बात करी थी, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड ट्यूबरक्लोसिस का होता है ये आपका 2 से 12 वीक्स तक का हो सकता है, ठीक है। ये एक एवरेज है, पर्सन टू पर्सन अलग भी हो सकता है, लेकिन एवरेज इतना देखा जाता है कि अप्रॉक्स 2 से 12 वीक्स तक का आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है टीबी का। इंक्यूबेशन पीरियड फिर से याद करा दूं मैं आपको, क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर किया, यानी कि इस केस में कोई एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बैक्टीरिया लिखता हूं मैं, कि बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर्ड, इस बैक्टीरिया के एंटर होने के बाद जितने भी दिन, जैसे कि इस केस में 2 से 12 वीक्स लगते हैं, किस चीज में? आपका फर्स्ट सिम्टम शो होने में, कि आप जब दिखाना शुरू करोगे अपनी बॉडी के थ्रू कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का 2 से 12 वीक्स तक का आपका हो सकता है, ठीक है। चलो मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया में जो बैक्टीरिया है दैट इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। ये बैक्टीरिया से आपको हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ये नाम जरूर याद रखना कि जो एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं यही आपको जो मलेरिया बीमारी होती है ये आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, और ये फीमेल होते हैं। सिम्टम्स, हाई फीवर विद चिल्स, आपको फीवर आ सकता है ठंड लगने के साथ, स्वेटिंग हो सकती है, बॉडी में दर्द हो सकता है, और एनीमिया भी आपको हो सकता है, ठीक है। आरबीसीज आपके कम हो सकते हैं, देखा होगा आपने, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनिन,
कॉम्बिनेशन थेरेपी एसीटी, सॉरी ये पूरा ही है आपका आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसको एसीटी भी बोलते हैं, और प्राइमाक्यून, ये कुछ आपके मेडिसिन हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मॉस्किटो नेट्स यूज करो, रिपेलेंट्स यूज करो, जैसे ओडोमॉस वगैरह यूज करते हैं, और स्टैग्नेंट वाटर यानी कि कहीं पानी अगर रुका हुआ है तो उसको हटाओ ताकि मच्छर वहां पे पैदा ना हो। ठीक है, तो ये मलेरिया के बारे में था, इसको भी ध्यान में रखना। फिर डेंगू की बात करते हैं, तो डेंगू वायरस बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है, फ्लैवी वायरस भी बोल सकते हैं। और ये किसके काटने से होता है, ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो होता है उसके काटने से होता है। अब देखो उसको याद करने का तरीका क्या है, डेंगू में देखो डी आता है ना, तो दो ही आपको जनरली मच्छरों के नाम याद करना है, एक एनोफिल्स हो गया जो कि मलेरिया होता है जिसके काटने से, और एडीज जिसके काटने से डेंगू होता है। ठीक है, तो एडीज से डी है ना, तो इसी डी से आप याद रख लो डेंगू। ठीक है, तो एडीज मॉस्किटो से डेंगू होता है, इसको आप ध्यान रख लो। और फिर एनोफिल्स बचा तो उससे आपका मलेरिया होता है, इसको ध्यान रखो। ठीक है, फिर सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर होता है, सर में दर्द होता है, जॉइंट मसल पेन होते हैं, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है इन सेवियल केसेस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, कोई ड्रग इसकी नहीं है, कोई दवा नहीं है। सपोर्टिव केयर हो सकता है कि बहुत ज्यादा पानी पियो, ठीक है, पैरासिटामोल खाओ आप दवा के लिए, एस्पिरिन और एनसेट्स को अवॉइड करो। ठीक है, ये कुछ दवाएं आपकी होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि डेंगू का जो चांसेस हैं वो आपके और ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो मलेरिया आपका 9 से 14 दिन हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डेंगू आपका करीब 4 से 10 दिन का हो सकता है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट करके अपने पास रख लो। चलो, कॉलरा की बात करते हैं। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा, एक मिनट में चेक कर लूँ विजिबल है, हाँ विजिबल है। ठीक है, विब्रियो कॉलरा नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो खराब खाना या पानी है उसकी वजह से आपको हो सकता है, और ओरल रूट के आपके जाते हैं यानी कि आपके मुंह से ये अंदर आपके एंटर कर सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, सिवियर वाटरी डायरिया, आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वोमिटिंग और वीकनेस आपको शो हो सकती है। ट्रीटमेंट ORS आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इंट्रावेनियस फ्लूइड्स इन सेवियर केसेस आप उनसे बच सकते हो। ठीक है, या सॉरी कंज्यूम कर सकते हो। एंटीबायोटिक लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन जो कि शॉर्ट इलनेस में ट्रीट होता है। तो ये दवा आपको इतना नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन मत लेना, बट आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रख सकते हो। बट इतना ज्यादा आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा दवा के नाम, क्योंकि दवा बहुत सारी होती है, सिर्फ इतनी नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको बैक्टीरिया का नाम और ये किस टाइप का है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या हो सकता है, और इंक्यूबेशन पीरियड, ये 2 चीज आपको इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉलरा का जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है ये जनरली आपका 1 से 2 दिन का होता है। ठीक है, ये जल्दी आपको डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जब पेट में जाता है तो कुछ ना कुछ आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। देन बात करते हैं टाइफाइड की, तो ये आपका सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया का नाम होता है। ये भी आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा। प्रोलॉन्ग फीवर, लंबा टाइम तक फीवर, आपको एब्डोमिनल में पेन, डायरिया, हेडेक और वीकनेस ये आपको शो हो जाएगा टाइफाइड में। ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, ये चीजें भी आप इसमें कर सकते हो। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो रहेगा वो आपका 6 से 30 डेज तक का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको सिम्टम्स शो इसके होंगे। हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये इन्फेक्टेड ब्लड से या फिर अनप्रोटेक्टेड से मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफर बीमारी आपकी हो सकती है। तो इन दोनों का ध्यान रखना। जो ए वायरस है हेपेटाइटिस ए, ये फूड वाटर से, और बी जो है वो इन्फेक्टेड ब्लड से आपका ट्रांसफर होता है। सिम्टम्स क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, फटीग थकान हो सकती है, एब्डोमिनल पेन या फिर नोजिया आपको यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद HIV जो है यूजली सेल्फ लिमिटिंग, रेस्ट, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, तो ये जो HIV होता है ये जनरली खुद ही ट्रीट हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसमें कुछ आपको ड्रग्स की मदद पड़ेंगी, कुछ ड्रग्स के नाम है, और वैक्सीन भी इसके लिए अवेलेबल होती है जिनको आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है काफी ज्यादा होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए का कुछ 15 से 140 दिन के आसपास रहेगा, और हेपेटाइटिस बी का आपका 45 से 150 दिन के आसपास, कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं। ठीक है, और ज्यादा ही रहते हैं, मेरे ख्याल से ये 180 रहता है, तो काफी ज्यादा नंबर से रहते हैं। तो हेपेटाइटिस का आपसे इंक्यूबेशन पीरियड नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, बट ये एक एवरेज है जो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ए जो आपका है वो आपका अप्रॉक्स 15 से 140 दिन होगा, और बी वाला जो आपका है ये आपका 45 से 180 डेज तक का हो सकता है। ठीक है, चलो कोविड-19 की बात करते हैं।
बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। कैसे होता है, सार्स CoV-2 वायरस आपका था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, कंटामिनेटेड सरफेस था, ये सब तो हमने खुद फेस किया, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। सिम्टम्स फीवर था, कफ था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट हो जाता था, थकान होती थी। ट्रीटमेंट क्या था, माइल्ड केसेस जो थोड़े बहुत होते थे तो होम में आइसोलेट हो जाओ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता था कि अगर फीवर है तो फीवर की दवा खा लो, पेन है तो पेन की दवा खा लो, है ना। नेजल्स को हम लोग क्लीन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते थे, है ना, तो हाइड्रेशन में रखो। उसके बाद मॉडरेट या सीवियर केस है तो ऑक्सीजन थेरेपी हम यूज़ करते थे, स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, एंटीवायरल्स यूज़ करते थे, तो बहुत अलग तरीके थे, और फिर वैक्सीनेशन भी हम इसमें यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें थी, और इसका जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड था वो 2 से 14 दिन तक का था, है ना। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जनरली हमें पता चल जाता था कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम है, और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो होने लगता था अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते थे। और बात कर लेते हैं लास्ट में HIV एड्स की। तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको उनकी दोनों की पता होना। तो फुल फॉर्म आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो HIV का भी। HIV का चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का आपको यहाँ पे लिखना है, एड्स का कमेंट में लिख देना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स होता है, या फिर मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। एक बड़ा कॉमन सा है जो मैं जब UG के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता जनरली, जब खास करके लड़कों के साथ, कि जब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो जो रेज़र यूज़ होता है, आपने देखा होगा जो रेज़र साइड में और पीछे यूज़ करते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपको HIV ट्रांसफ़र करने का, जो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ से भी हो सकता है। इसीलिए मेरे जो फादर थे वो हमेशा एक जो रेज़र होता था वो पर्सनल रेज़र रखवाते थे, और उसको लेके जाओ, उसी को यूज़ करो, और फिर उसको लेके वापस आ जाओ। तो कभी भी हम लोग ने बाहर वालों का रेज़र यूज़ नहीं किया। आपने सुना होगा जैसे कि हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं ना ब्लेड चेंज कर देना, तो ब्लेड छोड़ो, रेज़र भी हम अपना ही लेके जाएंगे, तुम रेज़र भी हमारा लो, ब्लेड भी हमारा लो, और यूज़ करो उसको। तो ये कुछ तरीके होते हैं। आपने नीडल्स देखा होगा कि नीडल यूज़ करने के बाद तुरंत उसको चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो आपका जो इशू है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इन्फेक्शंस आपको होने लगेंगे, वेट लॉस हो जाएगा, फीवर होने लगेगा, और आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस टाइम टू टाइम होने लगेंगे, ठीक है, चीज़ों पे। कोई इसका परमानेंट क्योर नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है, अब डेवलप हो रही हैं बहुत चीज़ें, कभी कभी न्यूज़ आ भी जाती है, जर्मनी ने कुछ कर लिया, रशिया ने कुछ कर लिया, बट अभी इतना ज़्यादा प्रूवन नहीं है। फिर ART यूज़ कर सकते हैं, हेल्प कंट्रोल द वायरस एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, तो ये कुछ थेरेपीज होती हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, तो सेफ सेक्स हो गया, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड हो गया, अवॉइडिंग नीडल शेयरिंग, ये सारी चीज़ों से आप इसको बच सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है HIV आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक आपका अक्यूट हो सकता है कि अगर जल्दी हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी तो 2 से 4 वीक्स में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अक्यूट पीरियड HIV अगर छोड़ दिया, यानी कि स्टार्टिंग में हम मेडिसिन से कुछ ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया तो फिर ये आपका क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये कुछ सालों तक भी जा सकता है, जैसे कि आपका 5 से 10 ईयर्स तक का भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। यानी कि एड्स हमें हो जाएगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इसको हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया, बीमारी का इलाज नहीं किया इस अक्यूट टाइम पे, तो ये क्रॉनिक वाली कंडीशन में चला जाएगा कि लंबे टाइम तक भी हो जाएगा, जब आपको ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 10 साल का हो सकता है, यानी कि हमें खबर भी नहीं होगी कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा वायरस फैल चुका है, लेकिन वो एक्चुअली में फैल चुका होगा, ठीक है। कुछ जनरल मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन जैसे हम यूज़ करते हैं, TB की वैक्सीन हो गई, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस की और कोविड-19 की हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। पर्सनल हाइजीन अच्छा रखो, जैसे कि हाथ साफ रखो, साफ पानी पियो, प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई रखो। वेक्टर कंट्रोल करो, मच्छरदानी जो हम लोग लगाते हैं सबसे बेस्ट तरीका होता है वो करो। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स नहीं तो फिर हिट वगैरह यूज़ करो। स्टैग्नेंट वाटर को एलिमिनेट करो। कहीं पे जैसे आपने देखा होगा छत पे कुछ लोगों के बाल्टियां रखी रहती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, टायर्स वगैरह रखे रहते हैं कहीं पे, तो उसमें पानी जमा हो जाता है जिसमें मच्छर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज़ को रिमूव करो, यानी कि रुके कहीं भी पानी को रुकने नहीं देना, या तो वो फ्लो करे या फिर उसको हटा दो। फिर आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, सेपरेटिंग इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट स्प्रेड। अगर आपको लगता है कोई बीमार है तो उसको आइसोलेट कर दो, उसको अलग रखो नॉर्मल लोगों से, यानी कि हेल्दी लोगों से, ताकि वो बीमारी आगे ना फैले। और फिर हेल्थ एजुकेशन करो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट सेफ प्रैक्टिसेस, तो सही तरीके से साफ सुथरे तरीके से कैसे रहना है उसके लिए आप एजुकेशन जो है वो स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होंगी। अगला वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बैचेस रनिंग हैं, अवेलेबल हैं ऐप में, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, साइन इन करो, और फटाफट ऐप कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन इस बार और बेहतर हो सके। चलो, अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।